क्लास भी आपका सेकंड लेक्चर ऑनलाइन जो है वो होगा। और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पिछला टॉपिक सारा मुकम्मल हो गया था, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, फाइनल टर्म के सिलेबस के अंदर जो पिछली सारी पॉलिसीज़ थी जो कवर हो गई हैं वो सारे बच्चों को मैंने इंस्ट्रक्शंस व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी मैंने दिए हैं बच्चों को कि जो है वो सब ने उनको रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है। उनके SCQs देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs जो हैं उनके वो रेडी रखें, क्योंकि जैसे ही कॉलेजेस ओपन होंगे फिर टेस्टों का एक्सेस और रिवीजन का एक्सेस इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली अब तक जो एक्सटेंड हुई हैं छुट्टियाँ वो 15 तक हैं। उसके बाद मज़ीद मीटिंग होगी और मज़ीद डिसाइड होगा फिर। और जो पेपरों का बार बार बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे तो स्केड्यूल में कोई चेंज अभी फ़िलहाल नहीं आई। जैसे कोई चेंज आएगी वो शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। तो आपने 27 के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन जो है उसको करना है आप। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर है वो ब्लैक एंड वाइट फैलेसी, और इसका सेकंड नाम है आइदर ऑब्लीक और फैलेसी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फैलेसी और आइदर और ऑब्लीक, आइदर ऑब्लीक और फैलेसी। ठीक है, यानी इसको ब्लैक एंड वाइट भी कहते हैं, आइदर और फैलेसी भी कहा जाता है। दिस फैलेसी अकर्स में ना आर्ग्यूअर लिमिट्स द कंक्लूजन टू ओनली वन ऑफ द टू ऑफन एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ आइदर ब्लैक और वाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिस फैलेसी अकर्स, ये फैलेसी उस वक्त वाक़ होती है जब एक आर्ग्यूअर जो होता है, आर्गूमेंट करने वाला पर्सन, वो लिमिट कर देता है अपने कंक्लूजन को किसी एक ख़ास एक्सट्रीम एंड पर। किसी भी चीज़ के, किसी भी स्टेटमेंट के दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, तो दोनों में से किसी एक के ऊपर वो अपने कंक्लूजन को फिक्स कर लेता है और फिर वो जो है दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती, वो सिर्फ एक्सट्रीम एंड के ऊपर उसकी तवज्जो रहती है। यही फैलेसी से प्रूव होती है। often extreme possibilities and refuse to acknowledge that some elements of both or moderate conclusion would in fact be possible। यानी जो पर्सन होता है, आर्ग्यूअर जो होता है, वो अपनी तवज्जो जो है वो एक या दो जो एक्सट्रीम्स होती हैं उन्हीं पर मरकूज़ कर लेते हैं और टू में से कोई एक वन एक्सट्रीम जो होती है उसको फाइनली कंक्लूजन में एंटर कर देता है और वो कहता है कि कंक्लूजन सिर्फ यही है जो एक फ़ाइनल एंड है या एक एक्सट्रीम एंड है। वो उन दोनों एंड्स की, दो जो एंड्स हैं उन दोनों के दरमियान की जो मॉडरेट यानी दरमियान वाला जो रास्ता होता है, ये जो मॉडरेट उनका जो है वो ट्रेड्स होती हैं उसको एक्सेप्ट करने को वो रिफ्यूज़ कर देता है और सिर्फ एक्सट्रीम एंड की वो बात करता है। इसलिए ब्लैक एंड वाइट कहा जाता है और इसका सेकंड नेम आइदर और फैलेसी भी है। ठीक है, अब एक ऑपोजिट साइड पर एक और टर्म यूज़ होती है जिसको मिडिल ग्राउंड फैलेसी कहा जाता है। ये ब्लैक एंड वाइट फैलेसी से ऑपोजिट टर्म होती है मिडिल ग्राउंड फैलेसी। जो मिडिल ग्राउंड फैलेसी है इसके अंदर जो ऑपोजिट है उससे आइदर और फैलेसी से, और इसके अंदर पर्सन जो है वो जो आर्ग्यूअर होता है वो फैलेशियस अप्रोच जो है वो फैलेसियसली यूज़ करता है अपनी अप्रोच को, और वो जो है वो दो एक्सट्रीम एंड्स के सेंटर में जो मिडिल पॉइंट्स होते हैं वो उनको अपना जो है वो आंसर वहाँ से तलाश करता है। वो एक्सट्रीम जो एंड्स होते हैं उनकी जो सेंट्रल क्वालिटीज़ होती हैं, मॉडरेट क्वालिटीज़ होती हैं, उनको फोकस करता है। वो कह देता है कि यही फैक्ट जो है वो करेक्ट है। जबकि ऐसे केस में अक्सर औक़ात फैलेसी आती कहाँ है, फिर कि ऐसे केस में अक्सर एक्सट्रीम एंड पर मौजूद होता है, फैक्ट जो होता है वो बीच में नहीं मौजूद होता है। इस वजह से इसको मिडिल ग्राउंड फैलेसी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात यानी जो रिसर्चर होता है, ये जो आर्ग्यूअर होता है, उसने जब एक्सट्रीम एंड पर फोकस करना होता है तो उस पर फोकस करने के बजाय वो मिडिल की ट्रेड्स को उठा लेता है। यानी जो दो एक्सट्रीम एंड्स के अंदर जो मिक्स पॉइंट होते हैं उनको वो कह देता है ये रिज़ल्ट है, हालांकि उसमें मिडिल वाले रिज़ल्ट नहीं होते बल्कि एक्सट्रीम वाला ही कोई ना कोई दोनों में से एक एक्सट्रीम एंड का रिज़ल्ट जो है वो सही रिज़ल्ट होता है। तो ये मिडिल ग्राउंड जो फैलेसी है ये ब्लैक एंड वाइट के ऑपोजिट होती है। ब्लैक एंड वाइट में क्या होता है कि आर्ग्यूअर जो है वो एक्सट्रीम एंड में से किसी एक को कंक्लूड कर लेता है और उसको ही अपना आंसर समझता है और मिडिल की जो क्वालिटीज़ होती हैं सारी उनको भी इग्नोर कर देता है। जबकि मिडिल ग्राउंड फैलेसी के अंदर ये हो रहा होता है कि पर्सन जो है वो दो एक्सट्रीम एंड्स की जो मिक्स क्वालिटीज़ होती हैं उनको लेकर वो अपना जो रिज़ल्ट है कंक्लूड कर लेता है, और जबकि उसका सही आंसर जो है वो एक्सट्रीम एंड पर होता है। इस वजह से इसको मिडिल ग्राउंड फैलेसी कहा जाता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो ब्लैक एंड वाइट या आइदर और है। ब्लैक एंड वाइट का सेकंड नेम आइदर और है। ये ऑब्जेक्टिव्स में, MCQs में बहुत आती हैं चीज़ें। फैलेसी इसके सेकंड नेम क्या है, उनके सब्स्टिट्यूट नेम क्या यूज़ होते हैं, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ब्लैक एंड वाइट का जो सेकंड नेम है वो आइदर और फैलेसी है। तो ब्लैक एंड वाइट फैलेसी जो होती है ऑफन ज़्यादातर ये यूज़ होती है। द ब्लैक एंड वाइट फैलेसी इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन एन आर्ग्यूअर इज़ ट्राइंग टू ड्रा लाइन इन द सैंड। जब एक पर्सन ने क्लियर कट एक लाइन लगानी होती है, सॉर्ट आउट करना होता है किसी चीज़ को या ओवर सिंप्लीफाई करना होता है कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट को, तो वो ये आर्गूमेंट जो है वो यूज़ कर रहा होता है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक एंड वाइट फैलेसी की एग्जाम्पल्स हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक है ब्लैक एंड वाइट वाला। इसके साथ ही सिलेबस के अंदर उन्होंने जो नॉन प्रो कॉजा वाली जो है वो फैलेसी दी हुई है, वो भी मैं साथ ही इस लेक्चर में इसको इंक्लूड कर दूँगी। तो यहाँ पर एग्जांपल्स उन्होंने ब्लैक एंड वाइट जो है उसकी फैलेसी की क्या दी हुई है। एग्जांपल फॉर एग्जांपल
यू आइदर लाइक साइंस और लीव द स्टडी, यानी तुम्हें या तो साइंस को तुम पसंद करो या फिर बिल्कुल इस अपनी जो पढ़ाई है वो ही छोड़ दो, यानी एक एक्सपेरिमेंट पर चले जाना। यही फैलेसी होती है कि फैलेसी में दो में से कोई एक एक्सपेरिमेंट चूज़ कर लेना और उसे ही अपना फाइनल उसी पर ही अपना डिसीजन जो है वो मेंटेन कर लेना या कायम कर लेना। सेकेंड एग्जांपल है इंडिया कंट्री, लव इट और लीव इट, या तो आप लव करो इसको या फिर इसको छोड़ दो, ठीक है। अगला है जस्ट डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग लव और डिसलाइक एंड स्टिक अराउंड। जस्ट डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग लव और डिसलाइक एंड स्टिक अराउंड। उन्होंने कहा कि जस्ट डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग लव और डिसलाइक, यानी ये नहीं कि एक ही वक्त में एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली लव भी कर रहे हो और बहुत स्ट्रांगली डिसलाइक भी कर रहे हो, ऐसा सही नहीं है, बल्कि एक पॉइंट पर आ जाओ, उसी के ऊपर स्टिक हो जाओ। आइदर हैव एनालाइज पोस्ट और नो जॉब एट ऑल। आइदर हैव आ गजेटेड पोस्ट, इसमें क्या है, आ गजेटेड आ अलग है, गजेटेड अलग है, ये उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है। आइदर हैव आ गजेटेड पोस्ट और नो जॉब एट ऑल, यानी कि 16 15 14 ग्रेड के होते हैं, तो ये सारे ए गजेटेड में आते हैं। तो जो गजेटेड स्टाफ होता है वो कौन सा होता है, जो सारे 17 प्लस ग्रेड में होते हैं वो। डू और डाई इट इज़ द मैटर ऑफ ऑनर। डू और डाई यानी कोई काम करो या बिल्कुल ना करो, बस एक एक्सट्रीम जो है उस पर जो कंक्लूजन कायम कर लिया जाता है उसे ही ब्लैक एंड वाइट और आइदर और फैलेसी कहा जाता है, ठीक है। इससे ऑपोजिट मिडिल ग्राउंड फैलेसी होती है, जो दोनों एक्सट्रीम्स के पॉइंट को इकट्ठा करके सेंटर में ले आती है और उस पर जो है वो एग्री कर रही होती है। हालांकि मिडिल ग्राउंड के अंदर एक्सट्रीम एंड परफेक्ट मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें फैलेसी यही होती है कि उसमें एक्सट्रीम्स को मिलाकर मिडिल पर ला के उस पर एग्रीमेंट कर लिया जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट या आइदर और फैलेसी के अंदर दो एक्सट्रीम में से किसी एक एक्सपेरिमेंट को अपना जो कंक्लूजन है वो मान लिया जाता है दोनों आइदर एंड्स पे। नेक्स्ट जो है वो है आपकी इसी सिलेबस के अंदर इसी जो आपकी ब्लैक एंड वाइट फैलेसी है उसके साथ ही अगली उन्होंने फैलेसी दी हुई है नॉन काजा प्रो काजा फैलेसी। नॉन काजा प्रो काजा, ये सारे जो मैं आपको फैलेसीज कराई हुई वाइट वाली जो आपकी सिलेबस बुक है उसी में से ही हम कर रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है वो इसी बुक में से रिकमेंडेड है और इसी बुक में से ही पेपर बनेगा, इसलिए इसी के अंदर जितने भी SCQs MCQs वगैरह हैं उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और प्रॉपर एग्जाम्पल्स कम से कम हर टॉपिक की फैलेसी की 3 या 4 एग्जाम्पल आपको लर्न होनी चाहिए और उनकी एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपरली आपने कर लेनी है साथ साथ। नॉन काजा एंड प्रो काजा फैलेसी क्या होती है, द फ्रेज नॉन काजा प्रो काजा इज़ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है नॉन काजा प्रो काजा, और इसका मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर नॉट द काज फॉर द काज, नॉट द कॉज, कॉज क्या होता है कोई वजह किसी चीज़ की, नॉट द कॉज फॉर द कॉज, यानी कोई काज जो है उसके लिए जब कोई वजह तजवीज़ की जाती है तो वो वजह उस कॉज के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, वो वजह उस कोई जो फिनोमिना हो रहा होता है उसके लिए जो कॉज बताई जाती है वो कॉज उस फिनोमिना के साथ अटैच नहीं होती, उसकी वजह से फिनोमिना नहीं हो रहा होता, यही फैलेसी है इसके अंदर नॉन काजा प्रो काजा के अंदर। इट इज़ एन इनफॉर्मल फैलेसी इन विच द अंडरलाइंग कॉज ऑफ फिनोमिना इज़ इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है, इनफॉर्मल फैलेसी होती है जिसके अंदर एक फिनोमिना जो होता है उसको इनकरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो फिनोमिना होता है उसके लिए जो कॉज आइडेंटिफाई की जाती है वो एक्चुअली उसकी कॉज होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी टाइम, उन्होंने एक मिसाल दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी टाइम, हर दफ़ा आई गो टू स्लीप, जब भी मैं सोता हूँ या सोती हूँ, द सन गोज़ डाउन, उसी वक्त सूरज नीचे चला जाता है। तो कोई लोग दिन के वक्त भी सो रहे होते हैं, कोई 10 o'clock को, 11 o'clock को, 12 o'clock, तो इस तरह नहीं होता कि जब कोई बंदा सोता है तो सूरज नीचे चला जाता है, आसमान से नीचे चला जाता है या गुरूब हो जाता है, ऐसा नहीं होता। देयरफॉर माई गोइंग टू स्लीप कॉजेज़ द सन टू सेट। अब इसमें मफरूज़ा ये बना लिया गया कि जब भी मैं सोता हूँ सन डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब जब मैं सोता हूँ तो ही सन डाउन होता है। हेयर द टू इवेंट्स में कोइंसाइड, यानी कभी कोइंसाइड का क्या मतलब होता है कि कोई कभी कभी दोनों इवेंट इतफाक़न हो भी सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐसा हो ये गलत है, यानी दोनों ने कैजुअल जो एक कॉजल कनेक्शन बना दिया, उन्होंने कॉज जो बता दिया वो रॉन्ग है। द अदर नेम ऑफ नॉन कॉजा प्रो कॉजा फैलेसी आर कॉजल फैलेसी। कॉजल मीन्स जो कॉज एक के दूसरे के लिए जो फॉल्स कॉज हम बता देते हैं वो कॉजल फैलेसी होती है, और फॉल्स कॉज फैलेसी। अब इसके नेम क्या है, प्रो कॉजा नॉन कॉजा फैलेसी को कॉजल फैलेसी भी कहा जाता है और फॉल्स कॉज फैलेसी भी कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों नाम है इसके, नॉन कॉजा प्रो कॉजा फैलेसी है, कॉजल फैलेसी है और फॉल्स कॉज फैलेसी है। असल में इसका ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग ये होता है कि कॉज नॉट द काज फॉर द काज, यानी एक जो काम हो रहा होता है कि जो वजह होती है उसके लिए दूसरी जो वजह बयान की जाती है वो उस वजह के लिए ठीक नहीं होती। एक वजह का दूसरी वजह के साथ
ताल्लुक़ तो बनता है लेकिन एक चीज़ दूसरे की वजह से हो नहीं रही होती, तो यही नॉन कॉज़ा प्रो कॉज़ा फैलेसी होती है। One of the most frequent errors that people make in their thinking is in regard to causality. Causality की वजह से ही हो रहा होता है। जब मोस्टली पीपल की थिंकिंग में एरर आता है तो वो causality की वजह से होता है। Too often people assume, too often यानी अक्सर लोग जो है वो assume कर लेते हैं that because two events coincide की, क्योंकि दोनों इवेंट इकट्ठे एक दूसरे के साथ आगे पीछे हो रहे होते हैं, तो इस वजह से एक जो है वो दूसरे की कॉज बन जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोइंसाइड हो सकते हैं दो इवेंट्स, कभी ऐसा इत्तेफाकन भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एक दूसरे की वजह से हो रहा होता है, तो ये सही नहीं होता। इन रियल इट इज़ नॉट सो। प्रो कॉज़ा नॉन कॉज़ा इज़ क्वाइट कॉमन। ये एक फैलेसी जो है वो क्वाइट कॉमन है व्हेन मीडिया रिपोर्ट्स ऑन साइंटिफिक रिसर्च। जब मीडिया की साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कोई रिपोर्ट आती है तो प्रो कॉज़ा नॉन कॉज़ा अक्सर सामने आते हैं। अ स्टडी माइट रिपोर्ट एन एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। एक स्टडी जो है वो शो कर रही होती है कि ए और बी के अंदर एक लिंक है, एंड द मीडिया रिपोर्ट्स, और मीडिया रिपोर्ट करता होता है दैट ए कॉजेज बी, यानी वैसे ए और बी में एसोसिएशन होता है, लिंक होता है, लेकिन ए बी की वजह से हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा होता। तो एक दूसरे की वजह से कॉज नहीं हो रहा होता, ये कोइंसाइड हो सकता है, कभी कभी इत्तेफाक ऐसा हो सकता है, कोइंसिडेंस से ऐसा हो जाए, लेकिन हर वक्त ए बी को कॉज नहीं करता, बल्कि ए और बी आपस में एसोसिएटेड हो सकते हैं, लिंक्ड हो सकते हैं, लेकिन ए बी जो है वो एक दूसरे की वजह नहीं है। तो यही प्रो कॉज़ा और नॉन कॉज़ा जो फैलेसी है वो है। फ्रॉम द डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट in non-causa pro causa the argument offers an explanation सॉरी। अच्छा, इसमें उन्होंने बताया फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये ऊपर जो डिस्कशन हो चुकी है, इट कैन बी कंक्लूडेड, उसकी बुनियाद पर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं दैट इन नॉन कॉज़ा प्रो कॉज़ा आर्गूमेंट ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन दैट कन्फ्यूजेस कोरिलेशन बिटवीन कॉजेशंस। यानी जो दो इवेंट हो रहे होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की वजह नहीं हो सकते उनके अंदर। जब हम उनको कॉज की सेंस में एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ एरर आ जाता है हमारी एक्सप्लेनेशन में। वन थिंग इज़ टोल्ड एज द कॉज ऑफ द अदर, एक को दूसरे की कॉज बताया जाता है एज ऑलरेडी टोल्ड, जैसे कि पहले बताया गया। इट इज़ नॉट सच, ऐसे नहीं होता। देयर में ऑलरेडी बी अ कनेक्शन बिटवीन द टू, दोनों के दरमियान एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन, एक लिंक हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की वजह से एक इवेंट दूसरे इवेंट की वजह से नहीं हो रहा होता। यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए डेली लाइफ में से। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉज़ा प्रो कॉज़ा फैलेसी। पहला एग्जाम्पल है अपॉइंटिंग मोर पुलिस ऑन द स्ट्रीट्स काज क्राइम टू इंक्रीज़। अभी एक स्टेटमेंट उन्होंने बनाकर दी है कि अप्रोप्रिएट अपॉइंटिंग, यानी पुलिस को ज़्यादा अगर स्ट्रीट्स पर अपॉइंट कर दिया जाता है तो ये क्राइम को बढ़ाने की वजह बन रही है। अपॉइंटिंग मोर पुलिस ऑन द स्ट्रीट्स काज क्राइम टू इंक्रीज़, ये इनकरेक्ट प्रो कॉज़ा नॉन कॉज़ा फैलेसी है। अब इसकी करेक्ट फैलेसी क्या है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऊपर वाले नीचे उन्होंने करेक्ट करके बताया, ये व्हेन द कॉप्स ऑन द स्ट्रीट वर इंक्रीज द नंबर ऑफ क्राइम्स विटनेस्ड बाय द पुलिस एक्चुअली वेंट अप। जब पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स हुई स्ट्रीट्स के ऊपर तो उन्होंने क्राइम होते अपनी आंखों से देखकर फ़ौरन उनको पकड़ा। ये इसकी वजह ये नहीं थी कि क्राइम रेट जो है वो पुलिस के ज़्यादा होने से बढ़ गया, बल्कि पुलिस ने एफिशिएंटली इस क्राइम रेट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। उनकी ये एफिशिएंसी थी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट अपॉइंटिंग मोर पुलिस ऑन द स्ट्रीट्स काज क्राइम टू इंक्रीज वाली जो है ये प्रो कॉज़ा नॉन कॉज़ा फैलेसी है। अगली एग्जांपल है, और साथ ही उन्होंने इसके नीचे उसकी करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दी हुई है। अगली एग्जांपल में ऑन आ साउथ पैसिफिक आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? जजीरे को कहते हैं। ऑन आ साउथ पैसिफिक आइलैंड वेयर आइस लाइस आर कॉमन, लाइस जुएँ सर में हेड लाइस जो होती हैं जुएँ उनको कहा जाता है। On a South Pacific island where lice are common, it was noticed that sick people tended to have fewer lice than healthy people. अब एक पैसिफिक आइलैंड एक जगह है, एक जजीरा है पैसिफिक आइलैंड का, जहाँ पर जो लोगों के सरों में कॉमनली लाइस मौजूद होती हैं, जुएँ होती हैं। तो ये नोटिस किया गया कि ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं उनके सर में कम जुएँ थी उनकी निस्बत जो हेल्दी पीपल थे या सेहतमंद लोग थे। वी कंक्लूड दैट हैविंग लाइस एक्चुअली प्रमोट्स हेल्थ, कि जिनके ज़्यादा जुएँ हैं इसका मतलब कि वो ज़्यादा हेल्दी लोग हैं, तो ज़्यादा जो लाइस हैं वो हेल्थ को प्रमोट करती हैं। अब यहाँ पर फिर प्रो कॉज़ा नॉन कॉज़ा बन गया कि एक एक्सट्रीम एंड पर जाकर हमने एक दूसरे एसोसिएट फैक्ट जो थे एक दूसरे से लिंक तो थे, लेकिन हमने एक को दूसरे की वजह बना दिया जब तक यहाँ पर फिर हमने फैलेसी को कॉज कर लिया। ठीक है, अगला पीपल ऑन मेडिकेटेड टेंड्स टू बी सिकर, जो मेडिकेशन दे रहे होते हैं पीपल वो ज़्यादा सिकर होते हैं ऐसे पीपल की निस्बत जो कि बिल्कुल मेडिकेशन नहीं ले रहे होते, उनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये प्रूव करा, दिस प्रूव्स दैट मेडिकेशन इज़ बैड आइडिया पुटिंग पीपल ऑन
मेडिकेटेड एक्चुअली काजेज देम टू सिक, यानी मेडिकेशन पे जब आप ले आते हो तो आप उनको सिक कह रहे होते हो, तो ये भी प्रो कॉज फेलिसी है। ठीक है, 3 इस तरह से एग्जाम्पल है, और आगे भी एक दी उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से। तो आप ये 3 हर एक टॉपिक में से भी कर रहे हैं, तो आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रॉपर समझाने में टॉपिक को आपको आसानी है। लेकिन जहाँ पर आपने प्रॉपर डेफिनेशन देनी है फेलिसी की, वहाँ साथ एग्जांपल्स को आपने एक्सप्लेन भी करना है कि जैसे इसमें उन्होंने दोनों एग्जांपल दी हुई है कि पहली स्टेटमेंट बनाकर अगर प्रो कॉज वाली बनाई है तो साथ उसके उन्होंने उसकी करेक्ट जो लॉजिक है वो भी कहीं कहीं दी हुई है। तो इनकरेक्ट कौन सी है, प्रो कॉज फेलिसी क्या है, उसका करेक्ट साथ अपोजिट जो कॉर्नर पर करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, वो भी साथ साथ उन्होंने दी हुई है अक्सर फेलिसीज के अंदर। तो आपने इसको याद करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है।